हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। उसमें स्टार्टिंग में हमने ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण विभव भी निकाल सकते हैं, अपचयन विभव भी निकाल सकते हैं, ये बातें डिस्कस कर रही थी, है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन विभव जो होता है ना, एक ही इलेक्ट्रोड के लिए वो एक दूसरे के साइन में अपोजिट होता है, वैल्यू सेम होती है और साइन अपोजिट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ऑक्सीकरण विभव अगर x वोल्ट है, ऑक्सीकरण विभव अगर x वोल्ट है ना, तो अगर मैं अपचयन विभव की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो -x वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर x विभव है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा, अपचयन विभव जो आएगा वो -x हो जाएगा, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रोड के लिए, बाकी इलेक्ट्रोड्स के लिए अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। मानक कंडीशन में आपको बताया था कि जब कभी भी स्टैंडर्ड कंडीशन आती है ना, मानक कंडीशन, तो इसमें एक तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की बात करते हैं जो होनी चाहिए 1 मोलर, डेट मीन्स 1 m, ठीक है। एंड टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको 298 केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद प्रेशर की बात करते थे जो 1 बार। ये तीनों केसेस जो हैं वो मानक कंडीशन को दर्शाते हैं, स्टैंडर्ड, है ना। अब चाहे वो अपचयन हो चाहे ऑक्सीकरण हो, मानक शब्द इसके साथ में जुड़ जाएगा। मानक, अच्छा, नॉर्मली सेल विभव जो होगा उसको ई से डिनोट करेंगे और साथ में सेल लिख देते हैं, ई सेल, और मानक की बात करेंगे तो ऊपर नोट लगा देते हैं। सब कुछ ऐसे ही बताया था ना, ठीक है। ओके, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, है ना। अब आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल दी बेटा, है ना। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से कुछ हमें पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत जानना है, समझ लेना। सबसे पहले आता है धातु या आयन की प्रकृति। नंबर 1 हेडिंग डालो, धातु या आयन की प्रकृति। नेचर ऑफ मेटल्स और आयन्स, ठीक है। इसमें समझना बेटा, देखो धातु या आयन की प्रकृति की बात करें, जैसे सुनो, एक धातु ली मैंने बेटा मैग्नीशियम, है ना, इस पर मान लो क्या हो, +2 चार्ज है। एक ली मैंने आयरन Fe, इस पर भी +2 चार्ज है। अगर इन दोनों के लिए मैं इलेक्ट्रोड विभव निकालूंगा ना, यानी कि दो भिन्न भिन्न धातुओं की बात करूंगा ना, तो इनके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा ना, वो भी भिन्न भिन्न निकल करके आएगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये धातु की प्रकृति समझ में आ गई। अलग अलग धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में मैंने आयन भी लिखा है। आयन क्यों कि जैसे मान लो बेटा, एक तो मैंने बात करी Fe2+ की, एक मैंने बात करी Fe3+ की। अब धातु तो सेम है, दोनों में Fe धातु है, लेकिन इस पर उपस्थित आवेश जो है ना, आयन जो है वो अलग अलग है। तो आयन की प्रकृति यानी आयन अगर अलग अलग है ना, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग निकल के आएगा। तो धातु की प्रकृति और आयन की प्रकृति से मतलब समझ में आ गया। धातु की प्रकृति मतलब अलग अलग धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग अलग आएगा। दूसरा, आयन की प्रकृति का मतलब एक ही धातु है लेकिन उस पर आयन अलग अलग है, तो इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग होगा। क्लियर हुई बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो इसमें लिख दो, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए
इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण में लिख दो, जैसे मैग्नीशियम 2+ तथा Fe2+। कोई सा भी लिख सकते हो इसमें तो आप, है ना, बस अपन अभी ये लिखना है तो इसको लिख लो, मैग्नीशियम 2+ तथा Fe2+। अब मैं इसमें पूरा नहीं लिखूँ, वो लाइन मैंने ऊपर लिख दी कि इनके लिए अलग अलग होगा, है ना, ऐसे लिखो लाइन चेंज करके। समान धातु होने पर, समान धातु होने पर उन पर उपस्थित आवेश, उन पर उपस्थित आवेश भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करता है। उन पर उपस्थित आवेश भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करता है। इसमें उदाहरण में लिख दो, जैसे Fe2+ एंड Fe3+, Fe2+ एंड Fe3+। हो गई। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, सांद्रता। सांद्रता, है ना, देखो कुछ खास नहीं है, सांद्रता अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग आएगा, है ना, तो डिपेंड करता है उस पर। तो क्या ही बताया अपन ना, कम सांद्रता, अधिक सांद्रता, दो भिन्न भिन्न सांद्रता है तो उनका इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये तो विलयन की अवस्था में निकलती है। सांद्रता जो निकल के आती है वो कौन सी अवस्था में आती है बेटा, विलयन की अवस्था में। लेकिन इन केस अगर आपके पास में गैसीय अवस्था है, अच्छा इसको है ना विलयन की जगह बेटा डायरेक्ट द्रव ही बोल लो आप, ये तो निकल के आती है द्रव अवस्था में। सांद्रता जो निकाल रहे हो कौन सी अवस्था में निकाल रहे हैं, द्रव में। लेकिन सपोज गैसीय अवस्था की अगर आप बात कर रहे हो तो उस केस में सांद्रता की जगह आंशिक दाब कैलकुलेट करते हैं। जब कभी भी आपके पास में कोई गैसीय उत्पाद या गैसीय अपघट्य कुछ ऐसा इस टाइप में आ जाए ना, तो ध्यान रखना द्रव अवस्था में जो होता है उनकी तो सांद्रताओं की बात करते हैं, लेकिन गैसीय अवस्था में जो होता है उनमें सांद्रता कैलकुलेट नहीं करते, हम सांद्रता की बात ही नहीं करते। उसमें किस चीज़ की बात की जाती है, आंशिक दाब। जब कभी भी गैस आए तो आंशिक दाब, द्रव आए तो सांद्रता, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, जैसे सांद्रता अलग अलग होगी तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये भी अलग अलग होता है ना। लेकिन अगर गैसीय है तो गैसीय अवस्था में आंशिक दाब के हिसाब से बात कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को लिख लो, भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर, भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। और लाइन चेंज करके लिखो, यदि अपघट्य गैसीय अवस्था में हो गैसीय अवस्था में हो तो सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग किया जाता है। सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और एक और छोटा सा पॉइंट है बेटा, इसमें कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। तीसरा है टेम्परेचर। सीधी बात है, अलग अलग ताप होंगे तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा ना। ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा ना। तो इसमें लिख दो फटाफट, ताप भिन्न भिन्न होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये तो होता है अपना इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक।
ताप भिन्न भिन्न होने पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी भिन्न भिन्न होता है। हो गया। अगली हेडिंग डालो, गिव्स मुक्त ऊर्जा। प्रभावित करने वाले 3 छोटे छोटे कारक थे, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ना, बहुत खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। गिव्स मुक्त ऊर्जा, हो गया। देखो जब गिव्स मुक्त ऊर्जा में पहले समझना इधर है ना कि एग्जैक्टली गिव्स मुक्त ऊर्जा कहते किसको है। तो एक दिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि किसी भी निकाय में जो उपयोगी कार्य होता है, गिव्स ऊर्जा के लिए ध्यान रखना, सारे कार्य की बात नहीं कर रहे भाई। जैसे आप बैठे हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, तो आपके लिए जो भी पॉजिटिव एनर्जी है या जो उपयोगी एनर्जी है वो जो पढ़ने में लगा रहे हो वही है। उसके अलावा जो भी आप एनर्जी लगा रहे हो वो सारी बेकार है, समझ रहे हो। तो जिस निकाय का जो काम है उसके लिए जो उपयोगी ऊर्जा होगी ना, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गिव्स मुक्त ऊर्जा, है ना। उस कार्य को करने के लिए जो भी ऊर्जा की उपभोग होगा वो ऊर्जा क्या कहलाती है, गिव्स मुक्त ऊर्जा, है ना। किसी भी निकाय के द्वारा जो उपयोगी कार्य किया जाता है, उस उपयोगी कार्य को करने में जो ऊर्जा का उपभोग होता है, जो मुक्त होती है, उस ऊर्जा को क्या नाम दे देते हैं हम, गिव्स मुक्त ऊर्जा। क्लियर हुई बात। नॉर्मली हम यहाँ विद्युतीय कार्य की बात कर रहे हैं, तो विद्युतीय कार्य में जो भी उपयोगी कार्य होगा उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, अच्छा उसका अगर मान की बात करें, क्योंकि रिलीज कर रहा है ना, तो वो माइनस के रूप में लिए जाती है ना भाई। इसके द्वारा मुक्त की जा रही है ना, इसलिए वो माइनस साइन लगाया जाता है उसके लिए। प्लस का मतलब होता है गेन करना। हम यहाँ से बात करें इसके द्वारा मुक्त होगी ऊर्जा। अरे मैं कोई काम करूंगा तो मेरे से ऊर्जा क्या होगी, रिलीज ही होगी, मुक्ति होगी, यानी मेरी ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी आ रही है, इसलिए वो साइन है ना माइनस, उस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो माइनस वो कार्य, ये W यानी कार्य हो गया, कौन सा कार्य है, जो यूजफुल है, उपयोगी है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। सारे कार्य की बात नहीं करें, वो कार्य जो कैसा है, उपयोगी कार्य है, ठीक है। अब नॉर्मली अब क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिकल वर्क के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, विद्युतीय कार्य के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम विद्युत के हिसाब से चल रहा है अपना, तो आप कार्य को विद्युत के रूप में कुछ ऐसा पता है क्या आपको, आवेश विभव के रूप में कोई परिभाषा पता हो, इसकी कोई फॉर्मूला पता हो W का, है क्या कोई भी याद, शायद 10th क्लास में पढ़ा हो, नहीं तो 11th 12th में पढ़ लिया हो कहीं। कोई आवेश के रूप में, विभवांतर के रूप में कोई फॉर्मूला पता हो कोई W का, कुल आवेश इनटू क्या बेटा, विभवांतर, ऐसा पढ़ा है क्या कहीं, QV होता है कि नहीं होता, पढ़ रखा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ रखा तो मैंने बता दिया, याद रख लेना ना, ठीक है। जो कार्य होता है ना विद्युतीय ऊर्जा के रूप में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो टोटल आवेश है और जो उसका विभव है या विभवांतर है ना, उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो कुल कार्य के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, अरे समझ में आ गई ना बात। अब देखो इधर सुनना, जब हम मुक्त ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, आवेश हम उसमें देखेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। ये जो भी रिएक्शन चलती है ना अपनी, वो सारी रिएक्शन मोल के हिसाब से बात करेंगे हम। जैसे सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Na+ बनाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्लियर बात। तो इसको हम है ना जब भी बात करेंगे ना, तो एक परमाणु या एक अणु के रूप में बात नहीं करते, हम बात करते हैं डायरेक्ट एक मोल के अनुसार, कि हम ऐसा कहते हैं 1 मोल सोडियम थे जिन्होंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा, जिससे धनायन बन गया, सही है। ये जो भी काउंटिंग चल रही है ना, इससे पहले वो 1 मोल के रूप में बात करते हैं हम, समझ में आ रही है बात। एक अणु परमाणु हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन हमेशा मोल के रूप में ही हो रही है, ठीक है भाई। उसको भी मोल को फिर हम कन्वर्ट करके अणु परमाणु चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई भी रिएक्शन दिखती है ना, तो हम उसमें यही कहते हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से अभिक्रिया कर रहा है या 1 मोल बना रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं बेटा, एक तो है HCl और एक है NaOH,
ये आपस में रिएक्शन करके एक तो बनाता है NaCl और एक बनाता है H2O। उदासीनीकरण सब जानते हो आप, है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अब इसमें क्या कहना चाहे, 1 मोल HCl 1 मोल NaO से अभिक्रिया करके 1 मोल NaCl का निर्माण करता है। समझ में आ रही है ना बातें, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को हम बेटा मोल के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। इसको किसके हिसाब से बात करते हैं, मोल के हिसाब से। तो यहाँ जो चार्ज लेंगे ना आवेश, वो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया जाएगा। मैं उस चीज़ को बताने के लिए इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो Q है ना बेटा, Q का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सही है ना, बात समझ में आ रही है बेटा क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ जो भी चार्ज की बात करोगे वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को हिसाब से बात कर रहे हैं। वो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F के रूप में, फैरेड के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको पता है क्या 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितना होता है बेटा, 1.6 10⁻⁻, इतने कूलाम होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे बताओ कितना होगा, 1 मोल से गुणा कर देंगे। 1 मोल मतलब आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, मेरे को याद नहीं, बताना। 6.023 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, इतने कूलाम हो जाएगा। सही बात है क्या। इनका मोटा मोटा गुणा करते हैं ना बेटा, 96 487 आसपास तो यहाँ पहुँचता है ना, जिसको हम अप्रोक्स करके कैलकुलेशन के लिए 96 500 लिख देते हैं। 96 487 है ना, क्योंकि बार बार ये वैल्यू रखेंगे ना गुणा भाग में दिक्कतें आएंगी। इससे गुणा या इससे भाग करने में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। तो इसके आसपास के हम 487 को लगभग 500 ही मान लेते हैं। सही है, तो ये वैल्यू पुट करके और हम इसकी सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो चार्ज होगा वो कितना रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 96 500, है ना। इसी वैल्यू को बताते हैं बेटा 1 फैरेड के रूप में। इसी वैल्यू को क्या बता रहे हैं हम, 1 फैरेड। मतलब समझ गए ना, 1 फैरेड का मतलब, 1 फैरेड का मतलब क्या है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1 फैरेड होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1 फैरेड होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96 487 एग्जैक्ट है। और वैसे देखो तो 96 500 ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ना। आप कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर इसका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ गई क्या आपको, है ना। तो ये वैल्यू होती है बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। अब डिपेंड करता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिक्स थोड़ी 1 ही मोल जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था, कॉपर की बात करी या जिंक की बात करी बेटा, जिंक में याद है क्या आपको, जिंक से क्या बना था, जिंक 2+ और कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको देख के क्या बताओगे आप कि 1 मोल जिंक है जिससे 2 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 मोल जिंक 2+ बन रहा है। समझ गए क्या बात, है ना। तो देखो 1 फैरेड का यानी कि 1 मोल का पता चल गया। अब जितने मोल होंगे उससे गुणा कर देंगे, यही तो होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, 1 फैरेड का तो हमको समझ में आ गया भाई, 1 फैरेड का तो हमको समझ में आ गया। क्यू का मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो है, मतलब 1 फैरेड पे जो चार्ज है वो तो है ही, ये तो फिक्स है ही। इसके अलावा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उतने मोल के हिसाब से गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 था, किसी में 3 आ जाए, किसी में 5 आ जाए, किसी में 6 आ जाए, जो भी आए उससे गुणा भी करना पड़ेगा। सही है कि नहीं, वो एन वैल्यू ये है, तो टोटल आवेश निकल के आ जाएगा। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना है, अभी जिंक वाला एग्जाम्पल दिया उसमें 2 मोल थे, 2 से गुणा कर देंगे तो एन की वैल्यू वो 2 हो गई। 3 के होते हैं तो 3 मोल से गुणा कर, 3 से गुणा कर देते हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकल गया, माइनस की जगह तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू वी, है ना। एक बार इसको ही लिख देता हूँ मैं, Q इंटू वी। तो Q जो निकालोगे ना आप, तो 1 फैरेड के लिए तो F हो ही जाएगा, इसको N से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा -NF। और इसका जो आवेश होता है ना बेटा विभव, वो B से ना लिखकर हमने पता है ना कल भी लिखा था ई सेल विभव। हाँ, किसी भी सेल के विभव के लिए निकाल रहे हैं तो हम ई सेल लिख देंगे,
ये विभव V की जगह क्या लिख देते हैं उसको, ई सेल। ये तो नॉर्मली आपको बता दिया मैंने V, है ना, तो उसको कैसे लिख देंगे बेटा, ई सेल। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? डेल्टा G की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, याद रखना है डायरेक्टली, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और 1 फैराड वैल्यू का मान ये होता है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे अलग से। ठीक है, एफ का मान कितना होता है, एफ का मान 96,500, है ना। ठीक है, एफ का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो एफ है। क्लियर हुई बातें, है ना। ठीक है, ये तो हो गई गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब सुनो ध्यान से, एक होती है बेटा मानक गिब्स ऊर्जा। तो कुछ नहीं, इसमें बस इतना सा वर्ड है, तो इसमें नोट लगा देंगे और क्या करेंगे, सब कुछ वही टर्म्स है मानक वाले में। लेकिन हमको पता है एफ का मान फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे कोई चेंज आएगा नहीं, तो मानक कंडीशन में चेंज कौन होगा, ई सेल चेंज होगा। ई सेल के लिए मानक कंडीशन देख ली थी, है ना। क्या क्या कंडीशन थी इसके लिए, अच्छा वो हटा दी मैंने। क्या क्या कंडीशन थी, 1 मोल सांद्रता, है ना, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार दाब। उस कंडीशन में जो सेल विभव निकल के आएगा वो ई नोट सेल हो जाएगा, और इससे जो जी नोट निकल के आएगा माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये मानक गिब्स ऊर्जा होगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मली बोलोगे तो ई सेल से डेल जी निकल जाएगा, ई सेल नोट ई नोट सेल हो जाएगा तो डेल जी नोट हो जाएगा। क्लियर होगी बातें, ठीक है। इसको लिखवा देते हैं ना, तो लिखिए, हेडिंग तो डाल ली है आपने, लिखिए, किसी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा को दर्शाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा को दर्शाता है। ये लिख लेना यहां से यहां तक, ये फॉर्मूले तक लिख लेना ना, ऐसे कैसे, ये तीनों लाइन है। हो गया, इसके बाद लिखो, आज इसको ऐसे ऐसे लिख दो, इसमें क्या बताऊँ अलग से ना, समझ गए होंगे ना। मानक का मतलब बस वो मानक हो जाएगा ना, तो लिख दो मानक गिब्स ऊर्जा, इसमें नोट वाला लिख दो, मानक गिब्स ऊर्जा, या नोट तक लिख देना। बेटा यहाँ तक लिख दिया है ना। अच्छा, इसमें ये लिखवा देता हूँ क्या क्या है ना, लिखो, जहाँ n बराबर रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है। समझ गए होंगे ना, उस रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए थे तो n का मान 2 है, किसी में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन लिख दिया, n का मान, n बराबर क्या है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, है ना। f लिखो, f बराबर, डायरेक्ट लिख दो, ये फेरेड स्थिरांक, f बराबर फेरेड स्थिरांक, और इसका मान लिख देना बेटा 96,487, जो अप्रोक्स करके 96,500 कर लेना। दोनों ही लिख लो, पता दोनों ही होने चाहिए ना। कैलकुलेशन के डायरेक्ट 96,500 रख देंगे ताकि थोड़ा कट पिट जाए आसानी से।
फेरेड स्थिरांक, F क्या है बेटा, फेरेड स्थिरांक, और इसका मान ब्रैकेट में लिख देना 96,487, जो अप्रोक्स किसके 96,500 के, इतने कुलाम है ना, अगर चार्ज की बात कर रहे हैं ना तो कुलाम लिख देना ना, ठीक है ना। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अब ई और ई नोट की लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोड विभव होता है, पहले ही बता दिया, सही है ना, ठीक है। अच्छा, नोट डाल के इस चीज को नोट कर लो बेटा ना, वो ऊपर वाला तो थोड़ा बहुत तो लिखवा ही दिया मैंने, बस इसको नोट डाल के इसको लिख लो। एक एफ की वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका मान निकाला है बस। हो गया बेटा, ओके, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण, और थोड़ा ध्यान से समझते चलना बेटा इसको ना, देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ से ना, ये क्वेश्चन बनता है इसमें से। नेक्स्ट समीकरण क्या होता है वो तो हम लास्ट में देख लेंगे। समीकरण है तो मतलब कोई इक्वेशन आ रही होगी, सीधी बात तो ये है ना, ठीक है। इसकी जो पूरे की प्रूफ की उत्पत्ति है ना बेटा, वो कहाँ से होती है, ये जो डेल जी वाली इक्वेशन है ना, यहीं से होती है। डेल जी क्या होती है, गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज ऊर्जा से और मानक गिब्ज ऊर्जा होती है ना, इनके रिलेशन से होती है। किस किस से, गिब्ज ऊर्जा और मानक गिब्ज ऊर्जा ना, ठीक है। तो गिब्ज ऊर्जा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डेल जी नोट, डेल जी तथा डेल जी नोट में संबंध। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पे, है ना। गिब्ज ऊर्जा और मानक गिब्ज ऊर्जा में रिलेशन देख रहे हैं, तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है बेटा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, ध्यान से सुनना है ना। और यहाँ लिखा जाता है क्यू लिख देते हैं, ठीक। क्या क्या चीज़ है अभी सब समझा रहा हूँ धीरे धीरे ना। डेल्टा जी आप जानते हो क्या होता है, गिब्ज ऊर्जा, डेल्टा जी नोट मानक गिब्ज ऊर्जा हो गई है ना, प्लस आर क्या होता है, गैस समीकरण जो होता है ना उसके अंदर स्थिरांक जो आता है, यानी गैस स्थिरांक, वो आर है, सही है ना। आर क्या है बेटा, गैस स्थिरांक, आर क्या है, गैस स्थिरांक, आर क्या है यहाँ, गैस स्थिरांक, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है बेटा, टेम्परेचर, टी क्या है यहाँ, टेम्परेचर, ठीक है। और एल एन देखो क्या होता है ना, एक तो लोग को हम ऐसा लिखते हैं बेस ई में, है ना, तो उसी को लिखा जाता है एल एन, चाहे लोग बेस ई लिख दो चाहे एल एन लिख दो, है ना, ठीक है। तो उसी को लिख रखा है यहाँ लोग बेस ई वाले को, इसको एल एन लिख दिया। और साथ में जो है वो है क्यू। अब क्यू क्या होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ जो क्यू है ना बेटा, इसको बोलते हैं अभिक्रिया गुणांक। क्यू को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया गुणांक। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो A प्लस बी, इनसे कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा बेटा C प्लस डी, मान लो
तो जो Q निकालते हैं ना, Q निकालने का तरीका ये होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन कौन से, C और D, इन अगर एक से ज़्यादा है तो उनकी सांद्रताओं का गुणनफल कर देते हैं। एक C है तो C की सांद्रता, तो सांद्रता के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है C की सांद्रता, समझ गए। अगर दो उत्पाद है तो दोनों का लिख दो गुणा में, ये होगी D की सांद्रता। उत्पाद की ऊपर और नीचे किसकी आती है, अभिकारक की। अभिकारक में क्या बेटा, एक तो A है एक B है, ये ऐसे निकलता है। क्यों निकालने का तरीका क्या है बेटा, उत्पाद की सांद्रता एक से ज़्यादा है तो उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटे में अभिकारक की सांद्रताओं का गुणनफल। कोई इशू नहीं है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो इक्वेशन ऐसी नहीं होती, इसके साथ में कोई स्टाइकोमेट्रिक गुणांक भी होते हैं, जैसे 2A, इसकी रिएक्शन मान लो 3B से करा रहा हूँ, एक मान लो बन गया होगा 4C सपोज से, तो Q कैसे निकालते बेटा, यहाँ से Q बराबर उत्पाद A की इस बार C, तो C की सांद्रता और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है ना वो गुणा में पावर में चला जाता है, कितना है 4। अभिकारक 2 है, एक तो A और एक B, A की सांद्रता इसकी पावर हो जाएगी 2, B की सांद्रता इसकी पावर हो जाएगी 3। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो टब, जब किसी भी केस में निकाल रहे हैं अपन कोई भी अभिक्रिया है XYZ, उसमें कोई से भी आपकी मर्जी आए, जब स्टार्टिंग में, बीच में, कभी भी किसी भी टाइम पर निकाल लो, तो वो होता है अभिक्रिया गुणांक। और वही अभिक्रिया अगर साम्य पर आ जाए, अभिक्रिया अगर साम्य पर हो, साम्य का मतलब क्या होता है, जितनी तेजी से, जिस वेग से अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं उसी वेग से उत्पाद क्या बनाने लग जाए, अभिकारक, दोनों की स्पीड सेम हो जाए, है ना। कुछ ऐसी बात होगी जैसे दो बसें बेटा 107 चल रही है, तो ऐसे लगता है अभिक्रिया रुक गई, ऐसे लगता है, मतलब अभिक्रिया का मतलब वहाँ जैसे लगता है ना जैसे दोनों बसें रुकी हुई है, और दो व्हीकल साथ साथ चल रहे हैं तो लगभग एक जैसे लगेंगे, वो इसमें भी ऐसे ही लगता है, जिस स्पीड से ये बना रहा है उसी स्पीड से ये बना रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है अभिकारक उत्पाद की सांद्रता है ना, कंसंट्रेशन, वो सेम है। क्यों, अरे इसमें से 10 ग्राम गया होगा तो इसने वापस उतना बना दिया होगा, सही है ना, ठीक है, तो उसी स्पीड से बन रहा है, तो हमको ऐसे लगने लग जाता है कि अभिक्रिया रुक गई, लेकिन एग्जैक्टली अभिक्रिया रुकी नहीं है, हो रही है, पर वो अग्र अभिक्रिया दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों समान तरीके से हो रही है। जितनी स्पीड से उत्पाद बना रहा है उसी स्पीड से क्या बनाने लग गया, वो अभिकारक, है ना। तो अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है और वो समान तरीके से हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं हम साम्य। वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, साम्य। तो साम्य हमेशा नहीं होता, साम्य के लिए तो एक फिक्स पॉइंट आएगा, और उससे पहले उसके बाद में कभी भी कुछ भी निकालो वो Q होता है, लेकिन साम्य आ जाए तो इस Q की जगह हम लिख देते हैं K, जिसको बोलते हैं साम्य स्थिरांक, है ना। Q की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, K, और K को क्या बोलते हैं बेटा, साम्य स्थिरांक। K को क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक। मतलब अगर साम्य पर बात करोगे तो Q की जगह K लिख दूंगा, और कोई पता नहीं है तुम्हें अभिक्रिया कब हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ नहीं पता, तो Q लिखते हैं उसकी जगह। मतलब अभिक्रिया गुणांक कभी भी, कैसे भी, कोई सी भी कंडीशन हो, ठीक है। तो Q और K का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पटको उसको साइड में, वापस यहीं आ जाओ, है ना। डेल्टा G बराबर डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q, सही है यहाँ तक, है ना। वैसे Q निकालना चाहो तो उत्पादों की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता, सही है ना। अरे Q ऐसे निकालेंगे ना, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, ऐसे K निकलेगा। K का कोई अलग फॉर्मूला थोड़ी, वो दोनों सेम ही तो है, बस वो कौन सी कंडीशन पे निकलता है, साम्य पर। साम्य पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, वो K निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ मैं। डेल्टा G का मान आपको पता है कि क्या होता है बेटा, अभी फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, माइनस का NFE सेल, सही है क्या, ये इक्वेशन नंबर 2। डेल्टा G नोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस NFE नोट सेल, इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो 2 और 3 के मान 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 और 3 से मान कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें डेल G की जगह क्या हो गया, माइनस NFE सेल, सही है क्या। डेल G नोट की जगह क्या लिख दिया था, माइनस NFE नोट सेल, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको भी लगे हाथ चेंज कर ही लेते बेटा ना। देखो ये बात आप जानते हो क्या कि log बेस E, जिसको हमने ln लिखा है, एक ही बात है ना।
इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हो बेस 10 में तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, है ना। मतलब मैं 2.303 लिखकर इसको बस बेस 10 लिख सकता हूँ। क्या ये बात जानते हो क्या आप? जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते तो लिख दी मैंने, समझ जाओ और क्या है ना। लोग बेस ई है ना, ln का मतलब बेस ई है। इसकी जगह अगर मैं बेस 10 लिखना चाहता हूँ तो कुछ नहीं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हटाओ इसको चेंज कर देते हैं। अब ln की जगह लोग बेस 10 लिखूंगा मैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ इसको? किससे मल्टीप्लाई कर दूँ भाई? 2.303 कर दिया। इसके साथ में आर और टी तो है ही पहले से मल्टीप्लाई में, सही है। ln की जगह अब मैं लिख दूंगा बेस 10 और q की जगह q है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। क्या ये लाइन समझ में आ गई क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है। ऐसा करते बेटा इसमें माइनस एन एफ है ना, इसका पूरी इक्वेशन में भाग दे देता हूँ। तो हटाओ माइनस एन एफ, क्या बचेगा केवल ई सेल। इधर भी माइनस एन एफ का भाग दिया तो कट गया पूरा, क्या बचेगा केवल ई नोट सेल, और ये प्लस का है। अच्छा अब देखो बेटा इस प्लस को मैं चेंज कर दूँगी यहीं, क्योंकि किसका भाग दे रहा हूँ मैं? माइनस वाले साइन का। ध्यान देना, इधर माइनस वाले साइन का भाग दे रहा हूँ तो माइनस वाली प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। प्लस वाली टर्म्स माइनस की हो जाएगी। इधर ऑलरेडी क्या क्या है बेटा 2.303 आर टी, इसमें किसका भाग लग जाएगा? एन एफ का भाग दे रहे थे ना, माइनस मैंने लगाई दिया ऊपर, सही है ना। और क्या रहेगा? लोग बेस 10 क्यू। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। अब इसमें क्या करते बेटा ना, 2.303 का मान तो पता ही है, इसमें तो क्या बताना आपको, ये जो लिख रहा है वही है। आर का मान गैस स्थिरांक 8.321 पता ही होगा, सही है। टी टेम्परेचर होता है ना, तो टेम्परेचर वाला रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, मानक कंडीशन वाला 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। 25 को केल्विन में चेंज करोगे तो 298 केल्विन। समझ में आ रही बात, है ना। एफ का मान पता ही है आपको, फेरेड कितना होता है 96,500, लिखा था थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? यही होता है एफ का मान। तो हमें क्या है बेटा इन चीज़ों का मान पता है। देखो किस किस के मान पता है आपको? ये इन सब के मान हमको पता है, सही है। इन सब के मान इसमें रख देते हैं, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम, है ना। अब आपको गुणा भाग नहीं करने, डायरेक्ट में बता रहा हूँ, याद कर लेना, क्यों फालतू गुणा भाग करेंगे ना, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है लास्ट, देखो ई सेल था इधर बराबर ई नोट सेल, प्लस की जगह माइनस हो ही गया था, है ना। इन सब का मान रखते हैं ना तो ये आता है 0.059। कितना आता है बेटा? 0.059, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या बच रहा है? केवल एन। एन का मान नहीं लिखा, एन का मान सबके लिए अलग अलग हुआ, है ना। तो ये एन का भाग देंगे और बाकी आगे का लोग क्यों है ना, ऐसे कैसे। क्या समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप इस इक्वेशन को भी बोल सकते थे और इसकी जगह मैंने ये चेंज करके रख दिया, इसको भी बोल सकते हैं, है ना। चाहे इस इक्वेशन को बोल लो चाहे उसको बोल लो, दोनों की दोनों ही नेंस समीकरण है। समझ में आ गई क्या बात? इन दोनों को क्या बोलते हैं? नेंस समीकरण, ठीक है। यहाँ तक की बात है ना। तो ये भी क्या हुआ बेटा? नेंस समीकरण हुआ। और पिछला वाला है ना जिसमें मान नहीं रखा, वो भी नेंस समीकरण ही है ना। तो याद तो दोनों रख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद तो ये भी रह जाना चाहिए ना, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया बेटा? हमने किस किस के मान रख दिए? आर का, टी का और एफ का। आर, टी व एफ का मान रखने पर सही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? अच्छा अब थोड़ा सा एक साम्य केस को डिस्कस करते हैं इसी में ना। यदि साम्य हो, सही है, तो साम्य होते ही क्या होता है बेटा? दो चीजें आती हैं। एक तो साम्य पर Q की जगह तो क्या लिखेंगे हम? K लिखेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। और दूसरी बात जो डेल्टा G होता है ना, मानक गिव ऊर्जा, इसका मान 0 होता है। मानक नहीं, नॉर्मल है ना, मानक हटा देना। गिव ऊर्जा का मान जो होता है ना मान, वो कितना होता है? 0 होता है। किस केस में? साम्य पर। साम्य पर गिव ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है? 0। साम्य की बात कर रहा है तो गिव ऊर्जा कितनी होगी? 0। साम्य पर गिव ऊर्जा कितनी होती है? 0। क्यों?
भाई जितना उसमें ट्रांसफर होगी उतना ही ले रहा होगा, तो परिवर्तन को ही तो दर्शा रहे हैं हम यहाँ एग्जैक्टली। वो परिवर्तन शून्य रहता है कि जितना गया उतना आ गया, वो साम्य कंडीशन वही है। समझ गए क्या? साम्य का मतलब डेल जी का मान क्या होता है? 0। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डेल जी में कुछ हमने जब ऐसे लिखा था ना -NF ई सेल। ये बताओ बेटा, डेल जी का मान 0 है, डेल जी का मान क्या है? 0। अभिक्रिया तो रेडॉक्स होगी, रेडॉक्स होगी तो इलेक्ट्रॉन तो 100% गया होगा, स्थानांतरित हुआ होगा भाई, या तो अपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हुआ, जो भी अभिक्रिया हुई इलेक्ट्रॉन तो गया है, मतलब n का मान तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सही है। f का मान फिक्स है, इसमें तो कोई बता ही नहीं सकते, दिक्कत ही नहीं है, 96,500। सही है ना। तो बचा कौन सा? ई सेल। कहने का मतलब ये डेल जी का मान 0 हुआ है, इसका मतलब ई सेल का मान क्या हुआ है? 0। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं कह रहा हूं ना डेल जी का मान 0 है ना, डेल जी का मान 0 है, तो ई सेल जो रहा होगा ना बेटा, उसी का मान क्या होगा? 0 होगा। समझ गए क्या? एन का मान 0 हो नहीं सकता, रेडॉक्स अभिक्रिया तो कोई तो इलेक्ट्रॉन गया होगा, एक ही गया होता है, तो एन का मान 1 तो रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, रेडॉक्स नहीं है तो पूरा झंझट क्यों करेंगे फिर? समझ गए? एफ का मान फिक्स है, एफ का मान चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो स्थिरांक है, तो फिर किसका मान चेंज होगा? ई सेल का। जब डेल जी का मान 0 होगा तो मतलब क्या है? ई सेल का मान क्या होगा? 0। ई सेल का मान 0 रख दो बेटा इसमें, तो 0 बराबर, तो नेंस समीकरण जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा? ई सेल की जगह क्या रख दिया? 0 बराबर ई नोट सेल। अब इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे कैसे रहेगा? -0.059 अपॉन में n, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? log, ये बेस 10 चल रहा है, आप लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, और q की जगह क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। मैं ई सेल का मान निकालूंगा तो टर्म्स प्लस की हो जाएगी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसमें 0.059 अपॉन में n log बेस 10 k बराबर ए नोट। सेल भी लिख देता हूँ है ना, सही है क्या? इससे log k का मान निकाल लो एक बार। log k का मान निकालूंगा तो n का गुणा इससे होगा, n ई नोट सेल अपॉन में ये टर्म्स भाग में आ जाएगी, समझ गए क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ठीक है यहाँ तक, है ना? क्या होता है ना, वो पूछता है साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, उसका मान निकालिए। साम्य स्थिरांक मतलब k का मान पूछता है, तो k के मान के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, है ना? या तो वो वही बात है, आप शुरू से इक्वेशन में रख दो, फिर लास्ट में निकालो, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है उसको रख ले, है ना? तो वो जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। उम्मीद है बातें समझ में आ गई क्या? इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। हाँ, तो लिखो इसमें मानक ऊर्जा तथा मानक गिब्स ऊर्जा लिख लेना, मानक गिब्स ऊर्जा तथा गिब्स ऊर्जा में संबंध, मानक गिब्स ऊर्जा तथा गिब्स ऊर्जा में संबंध। कोई बात नहीं, तो आगे पीछे कैसे लिख लो, क्या फर्क है ना? और उसके बाद आप है ना पूरा यहां तक लिख दो बेटा, है ना? इस लाइन उसको बाद में लिखवा दूंगा साइड में ना, उसको साइड में लिखवाऊंगा, यहां तक लिख लो। यहां तक लिख दिया।
बेटा हो गया क्या तक, है ना? हाँ, तो एक तो इक्वेशन ये, इसी को मान सकते हो आप डायरेक्टली, इसी को लिख दो, इसे ही नैन समीकरण कहते हैं ना, एक तो लिख दो यहीं, बाकी इसी का दूसरे रूप में वो हो जाएगी। भाई ये तो पूरा फॉर्मूला हो गया जिसमें वैल्यू कुछ नहीं रखी हमने ना, एक वैल्यू रख करके वो भी याद रख लेंगे, इसे ही नैन समीकरण कहते हैं। लिख लिया क्या? अब इसमें लिखो बेटा, यहां तक हो गया ना, इसके बाद लिखो समीकरण में R बराबर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, T बराबर 298 केल्विन और F बराबर 96, 500 या 487 जो लिखना चाहो लिख दो ना, मान रखने पर, है ना? समीकरण में तीनों मान लिख लो, R बराबर ये, T बराबर ये और F बराबर ये मान रखने पर, मान रखने पर, है ना? और उसके बाद ये कंप्लीट कर लो यहाँ तक, है ना? पूरा कंप्लीट लिख देना यहाँ तक। ये समझ में आ गई ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? क्वेश्चन बनता है एग्जाम में यहाँ से, है ना? हाफ ईयरली होगी तब तो तुम सब निकल जाओगे। ओके बेटा, हो गया यहाँ तक?
अब इस बात को आप एक्स्ट्रा में अलग से लिख लेना है ना, जहां आपको पता चल जाएगा Q क्या है, अभिक्रिया गुणांक, और K क्या है बेटा, K क्या है, साम्य स्थिरांक। ये चीज़ तो मैंने उसके लिए लिखवाई थी, ये आप अलग से देख लेना, ठीक है। पता होगी शायद लोग ई को इस तरीके से चेंज करते हैं, नहीं पता तो इसको अलग से कर लेना ना, ठीक है ना। ये अलग मतलब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ये चीज़ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अलग से नोट डाउन कर लो आप, है ना। ओके ठीक है, आज इतना ही।